ताहिरुल कादरी स्टेज पर तकरीर कर रहे थे और वजीर आला हनीफ रामे को सुनने के बाद लोग घरों को चले गए। वालिद की वफात के बाद फाके उधार पर जिंदगी, दिल का अर्जा, मगर दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे। ईसा फेल कॉलेज के बाहर सरकारी नौकरी ना मिली तो झंग में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्या ताहिरुल कादरी झंग में वकालत करते रहते तो साल के 30 से 40 लाख कमा सकते थे। घरेलू हालात बहुत मखदूश हुए तो छोटा भाई जावेद मजदूरी करते हुए जख्मी हो गया और बहन क्यों किचन में सिसकियां लिया करती थी। ताहिरुल कादरी का शादी का फैसला था कि घर में खुशियां ला सके, मगर जवां साल भाई जावेद की अफसोसनाक वफात से घर पर मातम। ताहिरुल कादरी मुफलिसी का शिकार, भाई के कफन दफन के लिए 1000 रुपए उधार मांगना पड़े। गरीब बीमार ताहिरुल कादरी की पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर नौकरी हुई तो हालात में थोड़ी सी बेहतरी आई। बेटा हसन और बेटी फातिमा सारी रात दूध के बगैर रोया करते थे। शरीफ खानदान से तारुफ कैसे हुआ और उस वक्त माली हालत क्या थी, और सबसे बढ़कर क्या मियां शरीफ ने ताहिरुल कादरी से बार बार दरख्वास्त की कि वो इत्तफाक मस्जिद में आकर लेक्चर दें, और वो कई बार इनकार करते रहे। मैं हूं अवैस गौरी और जस्तजू पर आज मैं आपको डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दास्ताने हयात की तीसरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। माली लालच और माली मफाद न मुझे इनसे था, और अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग का सोचना शुरू किया। लाहौर में अपना मकान बनाने के लिए और चंद लाख रुपए का एक मेजर बड़ा कर्ज मैंने मियां साहब से, मगर कर्ज के तौर पे, उधार के तौर पे लिया। उस पैसों से मकान खरीदा समनाबाद में जहां मेरी रिहाइश थी, और कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए। मैंने कहा मैंने इनसे 6 लाख नहीं 4 लाख मजीद 10 लाख लिया था। फिर मुझसे फरमाते हैं एक बात और वादा करो मुझसे, मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सपुर्द होगा। उस सफर में शहबाज शरीफ साहब ने जो बर्ताव मेरे साथ किया, जूते तक वो खोलते थे, पहनाते थे, तस्मे अपने हाथ से बांधते थे, खोलते थे। वो गार हिरा पे चढ़ने का वक्त आया, नवाज शरीफ साहब ने लाइन को अजर दे अपने कंधों पे उठा के मुझे 2-2.5 मील का सफर गार हिरा तक पहाड़ पे चढ़ के किया। पहली बात ज़हन में रख लें कि ख्वाब का मुतलकन इनकार करना कुफ्र है। तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालैन पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम को खलीफा से पढ़ा हूं। दूसरी किस्त में हम ताहिरुल कादरी साहब के बचपन के हालात और मंजरनामा समझने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने वाकयात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि अक्सर उस पर गलत बयानी का गुमान होता है, और ऐसा ही एक वाकया उस वक्त पेश आया जब इस्लामिया कॉलेज झंग में यौम दिफा की तकरीब में वजीर आला पंजाब हनीफ रामे भी शरीक थे, और यहीं पर ताहिरुल कादरी को जिंदगी के सबसे बड़े मजमे से खिताब का मौका मिला, यानी स्कूल के बच्चे। ताहिरुल कादरी जब स्टेज पर आए और उनकी फरासत के मोती झड़ने लगे तो मजमा गूंग हो गया, और जब ताहिरुल कादरी ने तकरीर खत्म की तो उनके गिर्द लोगों का रश लग गया। तकरीब का रुख ही पलट गया, लोग घरों को लौटने लगे और वजीर आला हनीफ रामे को अपनी तकरीर मुख्तसर करनी पड़ी। ये सूरत हाल देख कर ताहिरुल कादरी को डॉक्टर बनाने के ख्वाब देखने वाले फरीदुद्दीन की आंखों से आंसू रवा होने लगे और वो खुशी से सरशाग हो गए। ताहिरुल कादरी ने उर्दू डाइजेस्ट में लिखे अपने एक मजमून में इस तकरीब का अहवाल कुछ यूँ लिखा। किबला वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर बैठे थे। उन्होंने हजार अफराद के मजमा में मुझे पहली बार बोलते हुए सुना। वो बेइख्तियार रो पड़े और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तरबियत का सफ़र और मेरा मकसद पूरा हो गया। बारी ताला अब मुझे अपने पास बुलाने, ताहिर तुम्हारे हवाले, मैं इसकी तरफ से मुतमईन हो गया हूँ। हैरानकुन तौर पर ताहिरुल कादरी के वालिद साहब का इसी साल इंतकाल हो गया, और जब वो इस दुनिया से गए तो उनके पास फ़कत 50 रुपए थे। यही वो रकम थी जिससे सबसे बड़े भाई ताहिरुल कादरी ने अब अपने ख़ानदान की किफ़ालत करनी थी। ये बहुत मुश्किल वक्त था। ताहिरुल कादरी ज़िंदगी के मुफलिस तरीन दौर में दाखिल हो चुके थे। अब कई साल वो दोस्तों से उधार और फाकों में गुजारने वाले थे, और बहुत मुश्किल वक्त आने वाला था, और ताहिरुल कादरी साहब जवानी में ही दिल के आर्जे में मुब्तला होने वाली थी।
والد کی وفات کے بعد قادری صاحب کے مطابق انہوں نے فوری طور پر وراثت کو بہن بھائیوں میں تقسیم کر لیا۔ اس معاملے میں شفافیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد کی کتب کا بھی مارکیٹ میں ریٹ لگا کر اسے وراثتی جائیداد کے طور پر تقسیم کیا گیا۔ گھر 12 مرلے کا تھا اور اس طرح طاہر القادری صاحب کے حصے میں 3 بنگلے آئے۔ یہ الگ بات کہ جب طاہر القادری بعد کے سالوں میں امیر ہوئے تو انہوں نے یہ وراثتی گھر خرید لیا اور آج یہاں منہاج القرآن جھنگ کا دفتر ہے، جہاں پر ہر سال قادری صاحب کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ فرید الدین کی وفات کے بعد اب طاہر القادری اپنے گھر کے سربراہ تھے، ان کے پاس لیکچررشپ نہیں تھی، تو ایسے وقتوں میں گھر کا نظام چلانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ وکالت کا آغاز کریں، مگر ان کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ طاہر القادری نے وکالت شروع کر دی۔ جھنگ کی ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر دیگر وکلاء کے ساتھ ان کا بھی ایک کرسی اور میز کا دفتر بن گیا، مگر ان کی وکالت نہ چل سکی۔ مہینوں تک کوئی کیس نہیں ملتا اور حالات ایسے ہو گئے کہ ان کا گزارا گھر کا سامان بیچ کر ہوتا۔ اکثر گھر کا راشن اور بجلی کے بلوں کے لیے انہیں دوستوں سے ادھار لینا پڑتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ مذہبی محافل میں وہ دور دور اپنی سائیکل چلا کر ضرور جایا کرتے اور جب انہیں موقع ملتا وہ تقریر بھی کیا کرتے۔ شاید مشکل کے اس وقت میں جب وہ تقریر کے دوران کئی لوگوں کو اپنا فین بنتے اور تعریف کرتے دیکھتے یا واہ واہ کرتے دیکھتے تو یہی ان کی زندگی کی بڑی طمانینت ہوا کرتا ہوگا۔ مگر حیران کن طور پر جب طاہر القادری صاحب کے دن بدل گئے، شریف خاندان سے تعلق کے بعد وہ کروڑوں میں کھیلنے لگے، تو ان کے مطابق وہ بڑے شاندار وکیل تھے۔ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ بھی تھا انرولڈ، تو میں صرف سال میں 2-3 کیس لے لیتا، ایک کیس میں بھی 10-10 لاکھ روپے فیس مل سکتی تھی، اور میں صرف 2-3 کیس لے کر 30-40 لاکھ روپیہ سال کا آرام سے کما سکتا تھا، حلال کی کمائی۔ منہاج القرآن کی کتب میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ بطور وکیل جھنگ میں قادری صاحب تو ایک کیس میں لوکل کمشنر بنایا گیا جہاں پر انہیں لاکھوں روپے کی آفر۔ شاید قادری صاحب اسی واقعے کا اس ویڈیو میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن حیران کن طور پر وہ اپنی ایمانداری اور رشوت نہ لینے کو اضافی خوبی بتا کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ کسی بھی انسان کا اپنے پیشے اور زندگی میں ایماندار ہونا تو بنیادی عمل ہوتا ہے۔ زندگی بہت مشکل چل رہی تھی، مگر ایک روز تو طاہر القادری کا دل کٹ کر رہ گیا جب گھریلو حالات سے تنگ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو کچن میں روتے دیکھا۔ طاہر القادری بے چین ہو گئے اور اپنی بہن سے پوچھا کیا ہوا، تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا بھائی جو انجینئر بن رہا تھا اسے یونیورسٹی سے 3 روز کی چھٹی تھی۔ جاوید قادری نے سوچا کہ وہ ان 3 دنوں میں کوئی کام کر کے اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ بٹائیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ ایک عمارت کی تعمیر میں مزدوری کرنے لگے اور اسی دوران ایک اینٹ ان کے پاؤں پر لگ گئی۔ طاہر القادری جلدی سے کمرے میں پہنچے جہاں پر جاوید لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو روحانی آواز میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں باہر جا کر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں رہا۔ والد کی وفات، غربت، بیماری، یہ تمام مشکلات تھیں کہ گھر پر سب پریشان تھے۔ قادری صاحب اپنے بہن بھائیوں کے دودھ، گوشت، سبزی اور آٹے کے لیے اس قدر قربانی دے رہے تھے کہ اپنی دل کی دوائیاں بھی نہیں خریدتے تھے، اور ایسے وقتوں میں انہیں یہ خیال آیا کہ انہیں گھر میں کوئی خوشی کا ایونٹ کرنا چاہیے، انہیں شادی کر لینی چاہیے تاکہ سب کے موڈ چینج۔ ان کی نسبت والد فرید الدین غالباً 1971 میں اپنے بڑے بھائی غلام محمد کی صاحبزادی محترمہ رفت جبی سے طے کر چکے تھے۔ مالی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے تو واضح سی بات تھی کہ شادی سادگی سے ہی ہونی تھی، مگر قادری صاحب کے مطابق ایسے وقتوں میں روحانی مدد آئی۔ بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے دورہ جھنگ پر آنا تھا۔ انتظامیہ نے پورا شہر چمکا دیا اور پھر وہ دورہ منسوخ ہو گیا اور قادری صاحب کو شادی کے لیے صاف ستھرا سجا سجایا شہر مل گیا۔ یہ غالباً 1976 کا سال تھا جب قادری صاحب کی شادی ہوئی اور ان کا خیال ٹھیک ثابت ہوا۔ شادی کی رسومات گھر میں خوشیاں لائیں، سب غموں کو کچھ دنوں کے لیے بھول گئے۔ قادری صاحب کی آمدن کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا، گھر پر غربت کے ڈیرے تھے، مگر اس ایونٹ نے سب کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دیں۔ مگر افسوس یہ سب کچھ عارضی ثابت ہوا، کیونکہ اب قادری صاحب کے چھوٹے بھائی جو انہیں اپنی جان سے بھی عزیز تھے وہ اس دنیا سے جانے والے تھے۔ قادری صاحب کا اپنے اس بھائی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آنے والے سالوں میں جب بھی قادری صاحب نے ترقی کی کوئی منزل طے کی، وہ امیر ہوئے، جب ان کے گھر محترمہ بے نظیر بھٹو آئی، جب وہ اپنی جماعت بنا رہے تھے، جب انہوں نے نئے نئے تعلیمی ادارے بنائے، تو ہر بڑے ایونٹ پر، ہر بڑی کامیابی پر طاہر القادری صاحب اپنے اس پیارے بھائی جاوید کو ضرور یاد کیا کرتے تھے۔
मगर उस वक्त भी ये बहुत अफसोसनाक सानहा था, क्योंकि शादी हुए भी कुछ वक्त ही गुजरा था कि एक दिन कादरी साहब को मालूम हुआ कि उनके छोटे भाई जावेद कादरी के पेट में दर्द है। कादरी साहब के वालिद फरीदुद्दीन उनके मुताबिक डॉक्टर थे, ये खुद भी आला तालीम याफ्ता थे, मगर इन्होंने जावेद को किसी डॉक्टर को दिखाने की बजाय हकीम को दिखाया और हकीम की दवाई खाने लगे। वक्ती तौर पर तो जावेद की दर्द ठीक हुई, मगर चंद माह के बाद ये बीमारी पूरी ताकत के साथ वापस आई और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। हालत ये थी कि जावेद कादरी केमिकल इंजीनियर बन चुके थे, उन्होंने मुख्तलिफ नौकरियों के लिए अप्लाई कर रखा था, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी हालत मखदूज थी और डॉक्टरों ने बताया कि हकीम की दवाई की वजह से इनकी जो किडनी है वो तकरीबन फेल हो चुकी। कादरी साहब को उम्मीद थी कि उनका भाई उनका सहारा बनेगा। घर के हालात मैं आपको बता चुका हूँ, मगर अफसोस जावेद कादरी जवानी में ही इस दारे फानी से कूच कर गए। पूरे खानदान पर क़यामत टूट गई। ताहिरुल कादरी का बाजू और चहीता भाई इस दुनिया से चला गया था। ताहिरुल कादरी की अपनी हालत कुछ यूं थी कि उनके पास अपने भाई के कफन के पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए और दुखी दिल से भाई को लहद में उतारा। ताहिरुल कादरी का सारा सर्कल उनका मद्दाह था, उनकी दीन फहमी का कायल था और हर कोई अपनी हद में कोशिश कर रहा था कि कादरी साहब को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मगर ऐसे हालात में उनके LLB के उस्ताद रियाजुल हसन गिलानी ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में उनकी नौकरी का इंतज़ाम किया। वो लॉ कॉलेज में इस्लामिक लॉ के लेक्चरर भर्ती हुए, तो ताहिरुल कादरी इस मौके पर दिल के आर्जे की वजह से शदीद बीमार भी थे। एक वक्त तो ऐसा आया जब वो मुसलसल 6 माह तक बिस्तर पर रहने के बाद उठे थे और इसी हालत में वो लाहौर आए थे अपने ख़ानदान समेत। ताहिरुल कादरी को पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के हॉस्टल के साथ एक क्वार्टर दिया गया, जहां पर वो अपने ख़ानदान के साथ रहने लगे। जंग में घर का सारा सामान उन्होंने ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया और सिर्फ अपनी बीवी का जहेज़ गाड़ी पर लाद कर लाहौर आ गए। ये साल था 1978, जब ताहिरुल कादरी की बतौर फ़िक़्ह इस्लामी के लेक्चरार पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी ही। उनकी तनख्वाह 900 रुपये थी। अपनी मुतहर्रिक शख्सियत की वजह से ताहिरुल कादरी ने 1979 में पंजाब यूनिवर्सिटी की असातिज़ा अंजुमन की सदारत के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया और इसमें कामयाबी हासिल की। ताहिरुल कादरी लाहौर आ चुके थे और अब मंजरनामा समझना बहुत ज़रूरी है। वो शानदार खतीब थे मगर गरीब थे। जंग में हालिया और नस्लों की गुर्बत उनकी हड्डियों में रची हुई थी। उनका गुजारा फ़कत इन 900 रुपये कर था जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते थे, और फिर मजहबी तकरीबात में जाते तो कभी कभार आने जाने का खर्चा मिल जाता। मगर अब ताहिरुल कादरी और उनकी कई नस्लों की किस्मत बदलने वाली थी। वो ख़ानदान जो नस्लों से गरीब था, अब चंद सालों में ही वो करोड़ों में खेलने वाला था, क्योंकि वो लाहौर आ चुका था और अब ताहिरुल कादरी की मुलाकात शरीफ ख़ानदान से होने वाली थी। ताहिरुल कादरी के बड़े साहबजादे आज पुरतय्युश जिंदगी गुजार रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र करते हैं, मिनहाजुल कुरान की मजलिस शुरा के सदर हैं। मगर वो वक्त भी तारीख का हिस्सा है जब हसन मुहियुद्दीन जो 1978 में पैदा हुए, तो उनके बचपन का इब्तदाई हिस्सा दूध के लिए रोते हुए गुजरा। यही वो साल था जब ताहिरुल कादरी ने 17 अक्टूबर 1980 को मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी। मगर ये एक बेसरो सामान इदारा था जिसमें सिर्फ एक बंदा था और उसका नाम था ताहिरुल कादरी। इसी इदारे के ज़ेर एहतमाम ताहिरुल कादरी फ़हम कुरान का दर्स देने लगे, मगर उनके दोनों बच्चे यानी हसन और फातिमा तो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम थे। सारी सारी रात खुराक के बगैर रोया करते थे। और फिर बतौर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एक ऐसा वाक़या हुआ कि उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी रिहाइश गाह भी मुंतकिल करनी पड़ी। ये एक गैर ज़रूरी सा वाक़या है जिसमें बहुत ज़्यादा झूठ मिल चुका है और हर बंदा अपना मौक़िफ़ बयान करता है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब अब लाहौर में अपना पहला किराए का घर लेते हैं जो किला गुज्जर सिंह के इलाके में होता है। लाहौर आकर ताहिरुल कादरी साहब की मगर मजहबी सरगर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी थी। वो करीबी ताल्लुकदारों की मदद से कुरान फहमी की महफिलों का इनेकाद करने लगे। 1981 में शादमान में डॉक्टर मोहम्मद अली के घर हर 15 रोज़ बाद खिताब किया करते। सुनने वालों की तादाद बढ़ी तो उन्होंने शादमान की रहमानिया मस्जिद से दरसे कुरान का ये सिलसिला जारी रखा। यहीं पर उनका तारुफ आज़म क्लाथ मार्केट, अकबरी मंडी और अंदरून लाहौर के खुशहाल ताजरों से हुआ और वो भी ताहिरुल कादरी से बहुत मुतासिर हुए। ताहिरुल कादरी का अपने फैंस पर तासुर एक जादू की तरह होता था। वो उन्हें जो हुक्म देते वो उसे बजा लाने पर खुद को मजबूर पाते थे।
ताहिर القادری साहब किला गुजर सिंह से समनाबाद में किराए के घर में शिफ्ट हो गए। साल 1982 तक ताहिर القادری के जो हालात ज़िंदगी मैंने आपको बताए हैं, इनका सोर्स सिर्फ और सिर्फ मिनहाजुल कुरान की कुतब, वेबसाइट और ताहिर القادری के अपने बयानात और इंटरव्यूज़ हैं। ये सब तस्दीक करते हैं कि 1982 तक ताहिर القادری एक पढ़े लिखे साइकिल पर फिरने वाले मौलवी थे, जब तक उनका राब्ता शरीफ खानदान से नहीं हुआ, और ये कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। कादरी साहब का शरीफ खानदान से तारुफ कैसे हुआ, इस तरफ आने से पहले तारीख को ज़रा वाजे करते हैं, सूरत-ए-हाल को वाजे करते हैं, और आपको 1982 का ही एक और रेफरेंस देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि 1982 में इस ख़ानदान की माली पोजीशन क्या हुआ करती थी। कादरी साहब बरमला इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उनके दूसरे साहबजादे हुसैन इस ख़ानदान के लिए माली खुशबख्ती लेकर आई, जिसके बाद कादरी साहब के माली हालात बदलना शुरू हुए। अक्टूबर 1982 को हुसैन मुहय्यिद्दीन कादरी की पैदाइश होती है, और उस वक़्त हालात ये थे कि कादरी साहब के पास हॉस्पिटल का बिल देने के पैसे नहीं थे। बेगम जिचगी के अमल से गुजर रही थी, और कादरी साहब कराची की एक मजहबी तकरीब में उन्हें छोड़कर सिर्फ इस उम्मीद पर चले गए थे कि शायद वहां से पैसों का बंदोबस्त हो तो वापस आकर वो हॉस्पिटल का बिल चुका सके, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी उम्मीद बर नहीं आई, और फिर हॉस्टल का बिल किस तरह अदा हुआ कि दोस्तों और रिश्तेदारों ने कुछ पैसे खुशी में दिए और कुछ पैसे कादरी साहब ने उधार लिए। इन सबको जमा करके हॉस्पिटल का बिल अदा किया गया, जो उस ज़माने में तकरीबन 800-900 रुपये था। डॉक्टर रियाजुल हसन गिलानी वही शख्सियत हैं जो ताहिर القادری के LLB के उस्ताद थे, जिन्होंने 1978 में उनकी सिफारिश पर पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी की असामी पैदा की थी। पाकिस्तान के बड़े कारोबारी शरीफ खानदान का दीनी बुनियाद पर डॉक्टर रियाजुल हसन गिलानी से एक अकीदत और मोहब्बत का ताल्लुक था। दीनदारी इस खानदान का वस्फ थी, और 60 की दहाई के आखिर में ये खानदान मॉडल टाउन में मुंतकिल हो चुका था, जहां पर 7 भाइयों ने एक साथ बड़े बड़े महल नुमा घर बनाए थे। शरीफ खानदान की तफसीली कहानी में नवाज शरीफ की दास्तान हयात की सूरत में बता चुका हूँ। ये सीरीज अभी जारी है, जिसकी 13 किस्तें जुस्तजू पर अपलोड की जा चुकी हैं, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मियाँ शरीफ और डॉक्टर रियाजुल हसन गिलानी का आपस में ताल्लुक था। शरीफ खानदान ने मॉडल टाउन के एच ब्लॉक में 7 भाइयों के लिए जो 7 घर बनाए थे, उनके साथ एक बड़ा प्लॉट मस्जिद के लिए मुख्तस था। मियाँ शरीफ एक दीनदार शख्सियत थे। उन्होंने उस ज़माने में लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर मस्जिद तामीर करवाई, जिसे इत्तफाक मस्जिद का नाम दिया गया। इस मस्जिद के लिए मियाँ शरीफ को एक पढ़े लिखे आलम दीन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने डॉक्टर रियाजुल हसन गिलानी से इस ख्वाहिश का इजहार किया, और डॉक्टर साहब के जहन में फौरी तौर पर ताहिर القادری का नाम आ गया। मंजरनामा कुछ वैसा था कि पाकिस्तान पर जनरल ज़ियाउल हक के मनहूस साए छाए हुए थे, और इसी हुकूमत में नवाज शरीफ 1981 में पहली बार सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब बन चुके थे। और वो कैसे पहली बार वज़ीर ख़जाना बने, इसका अहवाल भी आप जस्तुजू पर नवाज सीरीज़ में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। शरीफ खानदान पाकिस्तान का बड़ा कारोबारी ख़ानदान था, जिसका सपूत अब वज़ीर ख़जाना भी था, तो मुआशरे में इस ख़ानदान के स्टेटस का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ताहिर القادری पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, एक पढ़े लिखे आलम दीन थे। उनकी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजर रही थी, मगर मिलाद और मजहबी तकरीबात में उनकी शिरकत का तसलसल जारी था। हालत कुछ ऐसी थी कि जो एक बार उनका खिताब सुनता फिर वो उनका फ़ैन हो जाता। डॉक्टर रियाजुल हसन ने ताहिर القادری से बात की, उनकी मियाँ शरीफ से मुलाकात करवाई गई, और मियाँ शरीफ को पहली ही मुलाकात में ताहिर القادری पसंद आ गए, और उन्होंने उन्हें इत्तफाक मस्जिद आने की दावत दे दी। इस हवाले से ताहिर القادری साहब का मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी है। वो दरअसल ये फरमाते हैं कि मियाँ शरीफ खुद चल कर उनके पास आए थे। उनकी दरख्वास्त थी कि वो उनकी मस्जिद में लेक्चर दिया करें, जिस पर कादरी साहब ने उन्हें मुंह पर इनकार कर दिया, और वाज़े किया कि वो कोई रिवायती मौलवी नहीं बल्कि आलम दीन है और लेक्चर देते हैं, जिस पर मियाँ साहब ने बहुत इसरार किया, और फिर कादरी साहब का दिल पिघला। उन्होंने कई चक्कर लगाने के बाद मियाँ शरीफ को एक रास्ता दिखाया कि वो एक ख़त में अपनी इल्तिजा लिखें, और फिर कादरी साहब इसे अपने साथियों के सामने पेश करेंगे, और अगर मुत्तफ़िका फ़ैसला मियाँ शरीफ के हक़ में हुआ तो वो इत्तफाक मस्जिद में लेक्चर दे दिया करेंगे। हमेशा की तरह अकली दलाइल से सोचा जाए तो कादरी साहब का ये दावा भी गलत मालूम होता है।
हमारी तहकीक के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ना कादरी साहब इतने असूली थे जितना वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीफ खानदान से हर वो फ़ायदा लिया जो इस अमीर खानदान के करीब जाने वाला कोई भी शख्स ख्वाहिश किया करता था। इसका सबूत खुद कादरी साहब के अल्फाज में आने वाली साथ में हम आपको देंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की कहानी अभी जारी है। चौथी किस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ बीमार ताहिरुल कादरी को जूते पहनाते, दिन रात उनकी खिदमत करते और उन्हें शरीफ खानदान के खर्चे पर दिल के इलाज के लिए अमेरिका लेकर गए। कादरी साहब की अपनी फरमाइश पर उन्हें शरीफ खानदान ने उम्रे पर भिजवाया, जहां पर नवाज शरीफ ने उन्हें अपनी कमर पर बाकायदा तौर पर कमर पर उठाकर गारे हिरा की पहाड़ी पर ले गए। ताहिरुल कादरी ने समनाबाद का घर खरीदने के लिए मियां शरीफ से लाखों रुपए उधार लिए और शरीफ खानदान ने ही उन्हें कारोबार भी शुरू करवा कर दिए। माली आसूदगी हुई तो उस जमाने में ताहिरुल कादरी ने दावे शुरू कर दिए कि खाद में उन्हें आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और वापस जाने का नाउजुबिल्ला किराया मांगते हैं, और इसके अलावा भी न जाने कौन कौन से ख्वाब और उनके दावे। चंद सालों में ताहिरुल कादरी की रॉकेट की रफ्तार से तरक्की, करोड़ों रुपयों में खेलने लगे। मॉडल टाउन में घर, टाउनशिप में सैकड़ों कनाल की अराजी और दुनिया भर के दौरे, और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए, दरवाजे को कुंडी लगाई और ताहिरुल कादरी से पूछने लगे, मुझे सच सच बताएं, आप हजरत इमाम मेहदी तो नहीं हैं? अगर आपको जस्तजू की वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।